बाज़ार एक ऐसा स्थान है जहाँ क्रेता और विक्रेताओं के मध्य अंतःक्रिया होती है। बाज़ार में क्रेताओं की संख्या, विक्रेताओं की संख्या, बाज़ार में उपलब्ध वस्तु की समरूपता आदि विशेषताएं होती है, जिसके आधार पर बाज़ार का एक विशिष्ट मॉडल की परिकल्पना की जाती है और उस मॉडल की परिकल्पना के आधार पर बाज़ार में जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों के बारे में पूर्व कथन किया जाता है, उनकी समझ कर उसका अनुमान लगाया जाता है। इसी बाज़ार के जो मॉडल हैं उनमें एक प्रमुख मॉडल है पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। आज इस अध्याय में हम पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें अध्ययन करेंगे कि बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कब होती है, कौन सी शर्तें पूरी होंगी या कौन सी विशेषताएं होंगी जब हम बाज़ार को पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार के रूप में कह सकते हैं। एक फर्म पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार में एक फर्म का संतुलन की शर्त क्या है, साम्य की शर्त क्या है और पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार में उद्योग के संतुलन की शर्त क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, फर्म व्यक्तिगत उत्पादक इकाई होती है और उद्योग उसी वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों का समूह उद्योग कहलाता है। जिसे टिस्को एक फर्म है, लेकिन स्टील का उत्पादन करने वाली सभी फर्में मिला दें तो हमें वो स्टील उद्योग कहलाता है। इस अध्याय में पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ जान पाएंगे, ये जान पाएंगे कि कौन सा बाज़ार में क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण हम उनको पूर्ण प्रतियोगी कह सकते हैं। फर्म और उद्योग का संतुलन पूर्ण प्रतियोगिता में जान पाएंगे। अल्पकाल का संतुलन यह वह स्थिति है जब उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहते हैं, सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होते, तो उस स्थिति में फर्म का संतुलन की स्थिति क्या होती है। दीर्घकाल का संतुलन, जब फर्म उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, उस स्थिति में फर्म का संतुलन की शर्तें क्या होती हैं। इसके अलावा इस में हम ये जान सकेंगे कि कुछ जो पूर्ण प्रतियोगी मॉडल है उसके डायनामिक्स के बारे में, कि वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है या करारोपण में परिवर्तन होता है या लागत में परिवर्तन होता है, तो बाज़ार में विक्रेताओं और क्रेताओं का प्रतिक्रिया किस तरह से होती है, बाज़ार में परिवर्तित परिस्थितियों में समायोजन किस तरह से होता है, तो ये भी हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार की परिभाषा। वह बाज़ार संरचना जिसमें फर्मों के मध्य राइवलरी नहीं होती, ये ध्यान रखें, कंपटीशन होता है। बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। व्यक्तिगत क्रेता और व्यक्तिगत विक्रेता बाज़ार में वस्तु की कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता। समरूप उत्पादन और विक्रय का व्यवहार दोनों समरूप हैं, एक जैसे हैं, यानी उत्पादन के आधार पे या विक्रेता के व्यवहार के आधार पे किसी तरह से एक विक्रेता दूसरे विक्रेता के बीच भेद नहीं किया जा सकता। फर्म का स्वतंत्र प्रवेश व निकास, इस उद्योग में पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार तब कहा जा सकता है जब फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र होता है। जो भी फर्में उस उद्योग में आना चाहती है आ सकती है, जो छोड़ के जाना चाहे जा सकती है, उसमें कोई बंदिश नहीं है या लाइसेंस जैसी कोई शर्तें नहीं है। फर्म का उद्देश्य लाभ अधिकतम करना है। एक उत्पादक इकाई का उद्देश्य प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। सरकारी नियमन का अभाव होता है, यानी यह वह स्थिति है जब लेजिस्लेचर और मार्केट मैकेनिज्म अपना काम करती है, सरकारी नियंत्रण का अभाव होता है। उत्पादन के साधनों की पूर्ण गतिशीलता, स्थान के आधार पर और प्रयोग के आधार पर उत्पादन के साधन एक स्थान से दूसरे स्थान, एक कार्य से दूसरे कार्य, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में बिना किसी प्रतिबंध के जा सकते हैं। और क्रेताओं और विक्रेताओं को लागत का और मांग का, कीमत का पूर्ण जानकारी ऐसी मान्यता रखी जाती है। यदि बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता, समरूप उत्पादन और फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और निकास, पहले 3 शर्तें होती हैं, तो हम इसको शुद्ध प्रतियोगिता कहते हैं। सरकारी नियमन का अभाव, साधनों की पूर्ण गतिशीलता और पूर्ण ज्ञान, यदि ये शर्तें भी जोड़ दी जाए तो यह पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। शुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता का यह भेद होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एक फर्म का
मांग वक्र कैसा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म का मांग वक्र क्षितिज होता है। हम और एक ए में उद्योग की स्थिति को देख रहे हैं। एक उद्योग में मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का है, पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल का है। उद्योग में मांग और पूर्ति वक्र दोनों वस्तु की कीमत निर्धारित करते हैं पी। यह वस्तु की कीमत का निर्धारण पी उद्योग में होता है और यह कीमत जो उद्योग में कीमत का निर्धारण होता है वह फर्म के लिए दी हुई कीमत है और इसी कीमत पर फर्म जितना चाहे अपना उत्पादन का विक्रय कर सकती है। यानी फर्म द्वारा जो जिस कीमत पर वस्तु का विक्रय किया जाता है उस कीमत का निर्धारण फर्म द्वारा नहीं किया जाता। उस वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा होता है और उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर फर्म जितना चाहे अपने उत्पादन का विक्रय कर सकती है। इसलिए ये कीमत रेखा ही फर्म का मांग वक्र या सीमांत आय वक्र होता है, ये क्षितिज होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन। जब ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिन शर्तों को पूरा करने पर एक फर्म पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन में होगी या लाभ अधिकतम करण की स्थिति में होगी। यानी वो शर्तें पूरी है तो फर्म लाभ अधिकतम करण की स्थिति में होगी। प्रमुख रूप से दो पद्धतियाँ प्रचलन में हैं पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लाभ अधिकतम करण को जानने के लिए। एक पद्धति है कि कुल आय और कुल व्यय कुल लागत की पद्धति और दूसरी सीमांत आय और सीमांत व्यय की पद्धति। इस आरेख में हमें देख रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म का संतुलन कुल आय और कुल लागत वक्र। कुल आय वक्र मूल बिंदु से निकली हुई सीधी रेखा धनात्मक ढाल के रूप में है और कुल लागत वक्र ये कुल लागत जो हमारा वक्र है ये उल्टे एस आकार का होता है। जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है उसके कारण शुरू में लागत धीमी गति से बढ़ती है यानी उत्पादन तेज गति से बढ़ता है और बाद में लागत तेज गति से बढ़ती है यानी उल्टे एस आकार का होता है। ये उत्पादन के नियमों उत्पत्ति के नियमों में हम इसका अध्ययन करते हैं। फर्म के संतुलन को जानने के लिए वाई एक्स पे कुल आय और कुल लागत को दर्शाया गया, एक्स एक्स पे उत्पादन को दर्शाया गया। जिस बिंदु पर ए बिंदु और बी बिंदु दो ऐसे बिंदु है जहाँ पे कुल लागत वक्र कुल आय वक्र को काटता है। जहाँ पे कुल लागत और कुल आय बराबर होते हैं ए बिंदु और बी बिंदु यह ब्रेक इवन पॉइंट के बिंदु हैं, लाभ के बिंदु हैं। यानी आगत और लाभ आय और दोनों यहाँ पे आय और लागत दोनों यहाँ पे बराबर है। जिस बिंदु पर कुल आय और कुल लागत का अंतर अधिकतम होता है वह ऐसा बिंदु है, वह ऐसा उत्पादन स्तर है जहाँ पे फर्म को अपना लाभ अधिकतम करण होता है, फर्म संतुलन में होती है। फर्म के संतुलन को हम सीमांत आय और सीमांत लागत आरेखन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये हम देख रहे हैं कि फर्म का संतुलन, फर्म का लाभ अधिकतम करण सीमांत आय और सीमांत लागत की विधि से। P1 एक फर्म का मांग वक्र है, P2 ये भी फर्म का मांग वक्र और सीमांत लागत सीमांत आय वक्र है। जैसा कि हमें जानकारी है कि फर्म की जो वस्तु की जो कीमत है वो उद्योग में निर्धारित होती है। AC औसत लागत वक्र है, MC सीमांत लागत वक्र है और ABC औसत परिवर्तनशील लागत वक्र है। फर्म के संतुलन की 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त कीमत या सीमांत आय और सीमांत लागत दोनों बराबर होनी चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को 2 स्थानों पे काटता है, लेकिन ए बिंदु पे जहाँ काट रहा है वो बिंदु संतुलन का बिंदु होगा क्योंकि दूसरी शर्त ए बिंदु पर ही पूरी हो रही है। ए बिंदु पर सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काट रहा है। यानी 2 शर्तें ये हैं कि सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर हों और सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे तो फर्म का संतुलन की स्थिति होगी। यदि सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को ऊपर से काटता है तो फर्म के संतुलन की स्थिति नहीं होगी। फर्म के संतुलन के लिए आवश्यक है कि सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर हों। दूसरा, सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे।
अथवा सीमांत लागत वक्र का ढाल सीमांत आय वक्र के ढाल से अधिक हो, जो ए बिंदु पर दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। तीसरी स्थिति, अल्पकाल में फर्म को उत्पादन जारी रखने के लिए कम से कम परिवर्तनशील लागत का भुगतान होना चाहिए। तो P इज ग्रेटर और इक्वल देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। द थर्ड कंडीशन, यदि कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम होती है तो फर्म उत्पादन नहीं करेगी और यह उत्पादन बंद बिंदु है। हम यहाँ देख सकते हैं जहाँ P और ABC बराबर होते हैं वो उत्पादन बंद बिंदु है। यदि कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम होती है तो फर्म उत्पादन का बंद कर देती है। जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर है वह सम लाभ अलाभ का बिंदु है, ब्रेक इवन पॉइंट है। फर्म का संतुलन निर्धारित होने के बाद में हम ये देखते हैं कि औसत लागत और औसत आय में कितना अंतर है। औसत आय और औसत लागत का जो अंतर है वो लाभ को व्यक्त करता है। यदि औसत लागत कम है औसत आय से तो ये प्रति इकाई लाभ होगा। यदि औसत आय और औसत लागत दोनों समान है तो सामान्य लाभ की स्थिति होगी, और यदि औसत लागत अधिक है औसत आय से तो फर्म को हानि की स्थिति होगी। अल्पकाल में फर्म को असामान्य लाभ हो सकता है, सामान्य लाभ हो सकता है अथवा हानि हो सकती है। ये तीनों स्थितियाँ हम देख सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की शर्त, सीमांत आय और सीमांत लागत विधि से पहली शर्त सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर हो। अभी हमने देखा ए बिंदु पे दोनों बराबर थे। दूसरा, सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे। हम इस शर्त को यूँ भी कह सकते हैं कि सीमांत लागत वक्र का ढाल सीमांत आय वक्र के ढाल से अधिक हो। और तीसरी शर्त अल्पकाल की है कि प्राइस शुड बी इज ग्रेटर और इक्वल देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कीमत जो है औसत परिवर्तनशील लागत के समान या अधिक होनी चाहिए, क्योंकि औसत परिवर्तनशील लागत और कीमत जहाँ बराबर होती है वो उत्पादन बंद बिंदु होता है। संतुलन, फर्म के संतुलन की कुछ सामान्य उदाहरणें इस दौरान आई। एक लाभ अलाभ बिंदु होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ औसत लागत और औसत लाभ आय बराबर होते हैं। यहाँ पे सामान्य लाभ प्राप्त होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अर्थशास्त्र में सामान्य लाभ औसत लागत का हिस्सा होता है। औसत लागत के 3 हिस्से होते हैं, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और सामान्य लाभ। सामान्य लाभ वह राशि है जो उद्यमी को मिलनी चाहिए, ताकि कम से कम इतना मिलना चाहिए कि वह उद्योग में बना रहे या वह उद्योग को चालू रख सके। यह जो भुगतान उद्यमी को होता है, न्यूनतम भुगतान जो कार्य को, उत्पादन को, व्यापार को जारी रखने के लिए किया जाना आवश्यक है, यह सामान्य लाभ कहलाता है। यह सामान्य लाभ लागत का हिस्सा होती है। औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और सामान्य लाभ तीनों मिलकर के औसत लागत को निर्माण करते हैं। तो लाभ अलाभ बिंदु वो होता है जहाँ औसत आय और औसत लागत दोनों समान होते हैं। उत्पादन बंद बिंदु वह बिंदु होता है जब कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर होती है। यदि कीमतें औसत परिवर्तनशील लागत से कम होती हैं तो उत्पादक उत्पादन बंद कर देता है। तीसरा हम देखते हैं प्रति इकाई लाभ, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट। औसत लागत और औसत लागत का अंतर प्रति इकाई लाभ होता है। असामान्य लाभ तब होता है जब औसत लागत ज़्यादा होता है, औसत आय ज़्यादा होती है औसत लागत से। सामान्य लाभ वह स्थिति होती है जब औसत आय और औसत लागत दोनों बराबर होते हैं। और हानि तब होती है जब औसत आय जो है वो औसत लागत से अधिक स्थिति होती है। अल्पकाल में, शॉर्ट रन में, अल्पकाल वह स्थिति होती है जब जिस उद्योग में उत्पादन का एक साधन कम से कम स्थिर होता है, वह उत्पादन का साधन बदल नहीं सकते। तो अल्पकाल में फर्म का जो संतुलन होता है उसमें फर्म को सामान्य लाभ भी हो सकता है, असामान्य लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। पहले आरेख में हम देख रहे हैं, चित्र में फर्म ए की स्थिति को देख रहे हैं। फर्म का संतुलन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। जहाँ हो रही है यहाँ पर औसत लागत और औसत आय दोनों बराबर है, इसलिए फर्म को सामान्य लाभ मिल रहा है। दूसरी स्थिति में एवरेज रेवेन्यू, औसत लागत ज़्यादा है संतुलन के बिंदु पर औसत आय से, इसलिए ये BCAD, ये जो है ABCD, ये जो रेक्टेंगल एरिया है फर्म को होने वाला असामान्य लाभ है। तीसरी स्थिति में
हमें देख रहे हैं कि औसत जो लागत है वो औसत आय से अधिक है, इसलिए ए बी डी जो ई ये जो रेक्टेंगल जो बना हुआ है यह हानि की स्थिति को बताता है। यानी अल्पकाल में एक फर्म को असामान्य लाभ हो सकता है, हानि हो सकती है, सामान्य लाभ हो सकता है। लेकिन जैसे दीर्घकाल की अवधि में फर्म को असामान्य लाभ होता है तो नई फर्में उद्योग में आती हैं और उसको सामान्य लाभ में बदल देती हैं। अगर हानि होती है तो फर्म उद्योग छोड़कर चली जाती है। जैसा हमने देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता में यह विशेषता होती है, यह मान्यता होती है कि फर्मों का प्रवेश और निकास स्वतंत्र होता है। यदि असामान्य लाभ होता है तो फर्में नई उद्योग में प्रवेश करती हैं, हानि होती है तो छोड़ के जा सकती हैं। इस तरह से अल्पकाल में एक फर्म को पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में असामान्य लाभ हो सकता है, सामान्य लाभ हो सकता है और हानि हो सकती है, कोई भी स्थिति इनमें हो सकती है। अगली बात जो हमें ध्यान रखनी होती है या हमें जानना होता है इस अध्याय में वो है कि फर्म और उद्योग का पूर्ति वक्र। एक पूर्ण प्रतियोगी स्थिति में एक फर्म का पूर्ति वक्र, एक उद्योग का पूर्ति वक्र क्या होगा। फर्म का पूर्ति वक्र उत्पादन बंद बिंदु से ऊपर सीमांत लागत वक्र ही फर्म का पूर्ति वक्र होता है। यानी जो फर्म का सीमांत लागत वक्र है वह ही उसका पूर्ति वक्र है, लेकिन सीमांत लागत का वह हिस्सा जो उत्पादन बंद बिंदु से ऊपर होता है। जैसा हमने देखा, उत्पादन बंद बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के समान होती है। यानी सीमांत लागत का वह हिस्सा जो P = ABC से ऊपर होता है वह ही फर्म का पूर्ति वक्र होता है। उद्योग का पूर्ति वक्र, जैसा कि हम जानते हैं कि उद्योग ऐसी फर्मों का समूह है जो एक ही वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो साधन, कीमत और तकनीक दी हुई होने पर फर्म का जो पूर्ति वक्र होते हैं उनका क्षितिज योग ही उद्योग का पूर्ति वक्र होता है। यानी द supply curve of industry is the horizontal summation of individual supply curve of the firm, and the supply curve of an individual firm is it's equal to its marginal cost above the shutdown point of the production. दूसरी स्थिति होती है कि फर्म का दीर्घकालीन संतुलन कहाँ होता है। जैसा हमने देखा, दीर्घकाल वह अवधि है जब उत्पादन के सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं, नई फर्मों का प्रवेश हो सकता है, फर्म उद्योग छोड़ के जा सकती है, तकनीकी परिवर्तन हो सकता है, सारी परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। दीर्घकाल में फर्म अपने संयंत्र के आकार में 10 प्लांट साइज को चेंज कर सकती है। दीर्घकाल में असामान्य लाभ होने पर नई फर्म उद्योग में प्रवेश होता है, पूर्ति दाहिनी वक्र सिर्फ विवर्त होता है और कीमतें वस्तु की कम हो जाती हैं। हानि होने की स्थिति में फर्म उद्योग छोड़कर चली जाती है, जिससे पूर्ति वक्र बाईं ओर विवर्त होता है और कीमतें बढ़ सकती हैं। यानी दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। दीर्घकाल में फर्म का संतुलन की शर्त यह है कि LMC = LAC = P। LMC का मतलब है कि दीर्घकालीन सीमांत लागत और दीर्घकालीन औसत लागत और कीमत ये बराबर है। यानी यह वह बिंदु है जो दीर्घकालीन औसत लागत का न्यूनतम बिंदु है। द मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ ए फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इन लॉन्ग रन। इसी बिंदु पर अल्पकालीन सीमांत लागत, दीर्घकालीन सीमांत लागत, अल्पकालीन औसत लागत, दीर्घकालीन औसत लागत, कीमत और MR यानी सीमांत आय सब समान होते हैं। तो दीर्घकाल में फर्म के संतुलन को हम आरेख के माध्यम से समझ सकते हैं। फर्म और उद्योग का दीर्घकालीन संतुलन, कीमत वह स्तर वह होता है जहाँ सभी फर्में संतुलन में होती है। हमें ये भी देखना होता है, फर्म का संतुलन तो वह बिंदु उस बिंदु पे होता है जहाँ LAC का मिनिमम पॉइंट होता है, लेकिन इस बिंदु पर फर्म और उद्योग की क्या स्थिति है। अगर हम उद्योग की बात करें तो उद्योग में फर्मों की संख्या, उनका आकार कैसे चेंज होता है, इसके बारे में हम देख सकते हैं कि फर्म और उद्योग का दीर्घकालीन संतुलन में कीमत स्तर वह होता है जहाँ सारी जितनी भी फर्में उद्योग हैं सभी संतुलन में होती हैं और सभी का संतुलन LAC की न्यूनतम बिंदु पर होती हैं। यानी फर्मों का उत्पादन स्तर LAC का मिनिमम पॉइंट पे होता है। सभी फर्मों को दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होता है।
चौथी बात हम ये कह रहे हैं कि दी हुई साधन कीमत और तकनीक की दशा में उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश और निकास नहीं होता। जैसा हमने देखा कि दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ होता है, इसलिए नई फर्म असामान्य लाभ की प्रेरणा से उद्योग में नहीं आएगी, या जो पुरानी फर्म है वो हानि के कारण उद्योग छोड़कर नहीं जाएगी। तो फर्मों की संख्या स्थिर हो गई, यानी कम या अधिक नहीं होगी, प्रवेश और निकास नहीं होगा। बाजार मांग दी हुई है और पूर्ति स्थिर है, और सभी फर्मों का आकार और कुशलता समान हो ये जरूरी नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्में संतुलन है, लेकिन सभी फर्मों का साइज सेम हो या एफिशिएंसी सेम हो, इट्स नॉट नेसेसरी। जो प्रबंधन दक्षता और साधन उत्पादकता पर निर्भर करती है। जो फर्म की कुशलता है वो उसका मैनेजमेंट एफिशिएंसी और फैक्टर प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करती है। अधिक उत्पादक साधनों को अधिक भुगतान होता है और प्रति इकाई उत्पादन लागत समान होती है। इसलिए फर्म का आकार समान हो ये आवश्यक नहीं है, फर्मों की कुशलता समान हो ये भी आवश्यक नहीं है। दीर्घकालीन संतुलन को हम देख सकते हैं आरेख ए में। आरेख ए में उद्योग की स्थिति को दर्शाया गया है, और आरेख बे में फर्म के संतुलन की स्थिति को दर्शाया गया है। उद्योग में फर्म का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का है और फर्म का पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल का है। दोनों जहाँ काट रहे हैं, पी बिंदु पर कीमत तय होती है और क्यू मांग और पूर्ति समान यहाँ पर होती है। यह कीमत फर्म के लिए दी हुई है। इसमें सबसे जो यू आकार के वक्र हैं, इसमें सबसे चौड़ा दीर्घकालीन औसत लागत है। इसके अंतर्गत अल्पकालीन औसत लागत है, दीर्घकालीन सीमांत लागत है, अल्पकालीन औसत लागत है और कीमत और सीमांत आय है। यानी फर्म का संतुलन वहाँ होता है जहाँ पर दीर्घकालीन औसत लागत का न्यूनतम बिंदु होता है। दीर्घकालीन औसत लागत का न्यूनतम बिंदु ही फर्म का संतुलन बिंदु होता है, और इस बिंदु पर दीर्घकालीन सीमांत लागत, दीर्घकालीन औसत लागत, अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन सीमांत लागत, सीमांत आय और कीमत ये सभी समान होते हैं, और फर्म अनुकूलतम आकार के संयंत्र का अनुकूलतम उपयोग करते हुए उत्पादन जारी रखती है और सामान्य लाभ ही प्राप्त करती है। पूर्ण प्रतियोगिता में साधनों का अनुकूलतम आवंटन। यह कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी दशा है जिस दशा में साधनों का अनुकूलतम आवंटन होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में साधनों का अनुकूलतम आवंटन होता है? क्योंकि फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है। सामान्य लाभ वह भुगतान है जो फर्म न्यूनतम भुगतान है जो फर्म को मिलना चाहिए ताकि वो उद्योग में बनी रहे। उत्पादन न्यूनतम संभव लागत पर होता है। उपभोक्ता न्यूनतम संभव कीमत का भुगतान करते हैं। दीर्घकाल में संयंत्र की पूर्ण क्षमता का उपयोग होता है। ये जो फर्में हैं ये अपने संयंत्र की क्षमता का पूर्ण उपयोग कर रही हैं और संसाधनों का अपव्यय नहीं होता। इन सब कारणों से हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में साधनों का अनुकूलतम आवंटन होता है। फर्में सामान्य लाभ अर्जित करती हैं। उत्पादन न्यूनतम संभव लागत पर होता है। उपभोक्ता न्यूनतम संभव लागत का भुगतान करते हैं। दीर्घकाल में संयंत्र की क्षमता का पूर्ण उपयोग होता है और संसाधनों का अपव्यय नहीं होता। इसलिए एलोकेटिव एफिशिएंसी साधनों के अनुकूलतम आवंटन की स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता में विद्यमान होती है। अब हम आगे कुछ डायनामिक्स देखेंगे कि यदि मांग में परिवर्तन हो, उद्योग में दीर्घकाल में सामान्य लाभ होता है, लेकिन अगर उद्योग में मांग में परिवर्तन हो, जो वस्तु उद्योग में उत्पादित हो रही है उस वस्तु की अगर मांग में परिवर्तन हो तो उद्योग किस तरह से रेस्पॉन्ड करता है और मांग में परिवर्तन की स्थिति में उद्योग में समायोजन किस तरह से होता है। हम ये देख रहे हैं कि पहले वाले आरेख में उद्योग की स्थिति, दूसरे वाले आरेख में फर्म की स्थिति को दर्शाया गया है। पहले वाले आरेख में एक एक्स पे उत्पादन मात्रा है और वाई एक्स पे कीमत है, मात्रा और कीमत है। D1, D2, D3 तीन मांग वक्र हैं। S1, S2, S3 ये तीन पूर्ति वक्र है। सबसे पहले D मांग वक्र था और S पूर्ति वक्र था और P कीमत बाजार में निर्धारित होती है। बाद में D2 मांग वक्र D से बढ़ के D1 होता है और पूर्ति वक्र S से बढ़कर S2 हो जाता है।
ठीक इसी तरह मांग वक्र D1 से D2 होता है तो पूर्ति वक्र S1 से बढ़ के S2 बनता है। यानी बाजार में मांग में जब परिवर्तन आता है तो फर्में उत्पादन के में भी परिवर्तन करती हैं। इस तरह से परिवर्तन करती हैं कि जो परिवर्तित परिस्थितियों में फर्म का जो सप्लाई कर उद्योग का सप्लाई करो है वो LRAC है, लॉन्ग रन सप्लाई करो नेगेटिवली स्लोप है। यानी जितना मांग में परिवर्तन होता है उससे अधिक पूर्ति में परिवर्तन होता है। तो यह स्थिति जब होगी तो फर्म के अनुकूलतम साम्य P1 की बजाय P1 बिंदु पर यानी पहले की तुलना में कम कीमत पर होकर फर्म को केवल सामान्य लाभ मिलेगा। यह इंडस्ट्री का एक्सपेंशन है जब मांग में एक्सपेंड होता है, और ये डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है। यह कंडीशन एक डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है। डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री की शर्तें वहीं होती है जहाँ पे मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक अनुपात में परिवर्तन आता है। एक दूसरी स्थिति हो सकता है कि इस फिक्स कॉस्ट इंडस्ट्री, स्थिर लागत उद्योग, D1 D2 D3 मांग में परिवर्तन है, उसके कारण S1 S2 S3 पूर्ति में परिवर्तन है। और जो परिवर्तित है जो स्थिति है उसमें फर्म के संतुलन के बिंदुओं को मिलाने पर LRAC दीर्घकालीन सप्लाई करो हमें आपूर्ति वक्र प्राप्त होता है जो हॉरिजॉन्टल है, क्षितिज है। क्षितिज होने के कारण हम ये देख रहे हैं फर्म का संतुलन पहले की स्थिति में और बाद की स्थिति में। पहले LAC के मिनिमम पॉइंट पे होता है एक कुछ समय के लिए, जब तक पूर्ति में विस्तार होने में समय लगता है, कीमतें बढ़ती हैं लेकिन वापस कीमत बढ़ करके उसी स्तर पे आ जाती है। यानी यह स्थिर उद्योग की स्थिति में है। जितनी मात्रा में मांग में परिवर्तन होता है उतनी ही मात्रा में पूर्ति में परिवर्तन होता है। लेकिन फर्में संतुलन की स्थिति में LAC के मिनिमम पॉइंट पे होती हैं। वो थोड़े समय के लिए फर्में असामान्य लाभ कमा सकते हैं लेकिन दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे। और एक तीसरी स्थिति और होती है जब उद्योग में बढ़ती लागत, वर्धमान लागत, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री होती है। मांग में जितना चेंज होता है पूर्ति में उससे कम चेंज होता है। इसलिए लॉन्ग रन सप्लाई करो, पहले आरेख में हम देख रहे हैं दीर्घकालीन पूर्ति वक्र है वो पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप होने के कारण फर्म का संतुलन पहले स्थिति से अधिक कीमत पर, पहले की तुलना में अधिक कीमत पर होगा। पहले की तुलना में कीमतें बढ़ेंगी, ये हम दूसरे में देख सकते हैं। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है, यानी जब उद्योग का विस्तार होता है मांग के साथ में तो कीमतें बढ़ जाती हैं और उत्पादन कम होता है। लेकिन कीमतें बढ़ने का कारण यह है लागत में विस्तार होना। जब उद्योग का विस्तार होता है तो लागतें बढ़ती हैं लेकिन फर्मों को सामान्य लाभ भी प्राप्त होता है। यानी दीर्घ काल में फर्म को केवल सामान्य लाभ मिलेगा। उद्योग का विस्तार घटती लागत पे हो सकता है, स्थिर लागत पे हो सकता है या वर्तमान लागत पे हो सकता है। ये उद्योग की दशाओं पर निर्भर करेगा। और मांग के लिए जो उद्योग की पूर्ति के लिए जो प्रतिक्रिया करता है वो प्रतिक्रिया लागत की दशाओं पर निर्भर करती है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि लागत में परिवर्तन हो, जब फर्म के लिए स्थिर लागत में परिवर्तन हो। हम ये देख रहे हैं कि ये जो पहला वक्र है ये फर्म के लिए है। इसमें औसत लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, सीमांत लागत सब दिखाई गई है। केवल स्थिर लागत में जब विस्तार होता है तो पूर्ति वक्र ऊपर बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये उद्योग की स्थिति में दिखाया गया है। फर्मों की कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें बढ़ने से ये हम जो कॉस्ट का डायनामिक्स है उसको हम देख सकते हैं। स्थिर जब लागत में वृद्धि होती है और लागत स्थिर लागत में वृद्धि होती है, कीमत में वृद्धि होगी, उत्पादन कम होगा और फर्मों की संख्याएं कम हो जाएंगी। स्थिर लागत वह लागत होती है, लागत का वह हिस्सा होती है जो उद्योग में उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उत्पादन के विस्तार के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जो मशीनरी की लागत और स्थायी व्यय जो स्थायी प्रकृति का होता है, जो उत्पादन के आकार के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। अगर फर्म की स्थिर लागत में विस्तार होता है तो कीमतें बढ़ने के कारण उत्पादन कम होगा और फर्म की संख्याएं कम हो जाएंगी। अगर लागत परिवर्तनशील लागत है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट अगर चेंज होती है तो उसमें स्थिति ये होगी, मांग वक्र ये है, पूर्ति वक्र शिफ्ट होगा और इस परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन होने के कारण सीमांत लागत जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और कीमतें बढ़ जाएंगी और उत्पादन भी संतुलन की स्थिति में हमें देख सकते हैं कि ये हो रहा है। परिवर्तनशील लागत वो है जैसे बिजली का खर्चा बढ़ना, कच्चे माल की कीमत बढ़ना, ऊर्जा का खर्चा बढ़ना, मजदूरी बढ़ना,
ये सब बढ़ने के कारण परिवर्तनशील लागत तो उद्योग में क्या असर होगा ये हम देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से कुछ प्रभाव होते हैं, चूँकि फर्म पे जो करारोपण लगता है उस करारोपण का क्या इफेक्ट होगा। यदि एक मुश्त कर लगता है तो इसका प्रभाव स्थिर लागत में वृद्धि के समान होगा और सीमांत लागत पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। सामान्य लाभ फर्मों को मिलेगा। जिन फर्मों को सामान्य लाभ है वो पूर्ति उद्योग छोड़ करके चली जाएंगी लागत वृद्धि के कारण। दीर्घकाल में पूर्ति वक्र बाईं ओर विवर्त होगा और कीमतों में वृद्धि होगी। अगर लाभ कर है, लाभ कर एक निश्चित प्रतिशत एक मुश्त कर के समान प्रभाव रखता है। और जैसा पहले में हमने देखा कि लाभ कर और एक मुश्त कर इसका सीमांत लागत पे असर नहीं पड़ता, लेकिन विशिष्ट कर जो है यह सीमांत लागत को बाईं ओर ऊपर की ओर विवर्त कर देता है, जिससे बाजार पूर्ति वक्र बाईं ओर विवर्त होता है, कीमतें बढ़ती हैं। कर का भार कौन वहन करेगा, यह मांग के दिए होने पर पूर्ति वक्र के ढाल पर निर्भर करता है। यदि पूर्ति वक्र लोचदार है तो कीमत वृद्धि विशिष्ट कर के समान होगी। कीमत वृद्धि उतनी होगी जितनी मात्रा में कर का लगाया गया है। यदि पूर्ति वक्र नेगेटिव स्लोप है तो कीमत वृद्धि कर की दर से अधिक होगी। जितना कर लगा है उद्यमी पर उससे अधिक कर वो उपभोक्ताओं से प्राप्त कर सकता है। तो एकमुश्त कर, लाभ कर और विशिष्ट कर तीनों करों की स्थिति का फर्म के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम देख सकते हैं। ये प्रभाव के साथ में पूर्ति वक्र किस तरह का है उससे ये निर्भर करेगा। हम ये 4 स्थितियाँ देख रहे हैं। पहली स्थिति में पूर्ति वक्र पॉजिटिव स्लोप है, दूसरे में पॉजिटिव स्लोप है, तीसरे में पूर्ति वक्र नेगेटिव स्लोप है और चौथे में डिमांड और ये नेगेटिव स्लोप, इस तरह की स्थिति है। तो हम ये देख रहे हैं कि पूर्ति वक्र में जो विवर्तन है यह विवर्तन कर के कारण है और P1 P2 का अंतर है, ये कीमत का प्रभाव है। यानी यदि पूर्ति वक्र ऋणात्मक ढाल का है तो जितना कर विशिष्ट कर उत्पादक पे लगता है उससे अधिक मात्रा में कीमत वृद्धि होती है। यदि पूर्ति वक्र क्षितिज हैं, जैसा कि तीसरे आरेख में देख रहे हैं, तो जितनी मात्रा में विशिष्ट कर लगता है उतनी ही मात्रा में वस्तु की कीमत वृद्धि होती है। यदि पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल का है, जैसा दूसरे आरेख में देख रहे हैं, तो विशिष्ट कर की मात्रा अधिक होगी और कीमत कम मात्रा में वृद्धि होगी। यानी कर की मात्रा में वृद्धि होने पर उसका कितना हिस्सा उत्पादक वहन करता है और कितना हिस्सा उपभोक्ता वहन करता है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि फर्म का पूर्ति वक्र किस तरह का है। हमने ये देखा कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म क्या है, पूर्ण प्रतियोगी फर्म की विशेषताएं क्या हैं, फर्म का अल्पकालीन संतुलन, फर्म का दीर्घकालीन संतुलन। साथ ही हमने ये देखा कि जो डायनामिक्स होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के, कि अगर मांग में परिवर्तन हो, लागत में परिवर्तन हो, करारोपण में परिवर्तन हो तो फर्म किस तरह से प्रतिक्रिया करती है और पूर्ण प्रतियोगी जो फर्म है वह किस तरह से उत्पादन में अनुकूलतम आवंटन की स्थिति पैदा करती है। तो ये हमने देखा और इसके लिए आप सबको धन्यवाद।